हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को जय श्री सीताराम। आइए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। देखिए साथियों, पाचन तंत्र क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें पाचक एंजाइमों के द्वारा अपरासरणीय खाद्यों में परिवर्तित होते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्लियर? बात करते हैं आहार नाल की। मुख या मुख गुहा, इसमें तालु, जिह्वा तथा दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि मुख में हमारे कौन कौन होते हैं? तालु होते हैं, जिह्वा होते हैं एवं दांत होते हैं। जो तालु होता है वह मुख की छत बनाता है, एकदम क्लियर बच्चों। और जिह्वा जो होता है वह पेशीय होती है, एकदम क्लियर। इसमें लारिये, एमाइलेज तथा लाइसोजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को मारने वाले होते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि जीवाणुओं को मारने वाले कौन है तो आप बताओगे और एमाइलेज तथा लाइसोजाइम, एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं दंत विन्यास। ठीक है, मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, यानी कि जो है कि वयस्कों में 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20 होते हैं। वही बात किया गया है कि मनुष्य में 32 स्थायी दांत, यानी कि स्थायी का मतलब स्थायी किसमें होंगे? वयस्कों में होंगे, एकदम क्लियर साथियों। और अस्थायी दांत यानी कि बच्चों में होंगे 20 दांत। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, एकदम क्लियर साथियों। देखिए, कृंतक जो होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन कुतरने का कार्य करते हैं। साथियों, संख्या में 4 कहने का मतलब है मुख में हमारे 2 जबड़ा होता है, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। तो यानी कि जो कृंतक होते हैं, यदि दोनों जबड़ों की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे 8। लेकिन फिलहाल जो इस बुक के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन इसको मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान में रखकर पढ़िएगा। जो कृंतक होते हैं संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन कुतरने का कार्य करते हैं। साथियों, का से कृंतक, का से कुतरना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं रदनक की। ये संख्या में साथियों 2 होते हैं तथा भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं अग्रचवर्णक की। ये संख्या में 4 होते हैं। अग्रचवर्णक, चा से चवर्णक, चा से 4। ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन को चबाने तथा दबाने का कार्य करते हैं, एकदम क्लियर साथियों। फिर हम बात करते हैं चवर्णक। ये संख्या में 6 होते हैं तथा भोजन चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, चलो हम अब गिनते हैं। कृंतक का हो गया 4, 2 हो गया, रदनक का 6, अग्रचवर्णक का हो गया 4, 10 और चवर्णक का हो गया 6, 10 6 16। 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 दूना 32, यानी कि 16 हो जाएगा एक जबड़े में उपस्थित 4 प्रकार की दांतों की संख्या। यदि हम दोनों जबड़ों की बात कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारे 32 हो जाएंगे स्थायी दांत, एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं मनुष्य के जो दांत होते हैं वह द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं और गर्त दंती होते हैं। ठीक है, ये जो दांत की कैटेगरी है। फिर हाथी के रद यानी कि टस्कस ऊपरी जबड़े के कृंतक दांत होते हैं। ठीक है, सुअर एवं घोड़े में दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि अगणनीय होती है। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। साथियों, यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो आप बताओगे दांतों का इनेमल, एकदम क्लियर। फिर दांतों का अधिकांश भाग डंटाइन का बना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दांत जो होता है, कैल्शियम जो है दांतों में अधिक अच्छे से भूमिका निभाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर दांतों का जो अधिकांश भाग है वह डंटाइन का बना होता है, एकदम क्लियर। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र। साथियों, स्तनधारियों का मतलब हो गया जो इस धरा पर चल सके, ठीक है, इस पृथ्वी पर, इस भू पर, यानी कि ये हमारे कुछ इधर स्तनधारी दे रखे हैं। इसमें कुछ दंत सूत्र ये है दांतों की संख्या, यानी कि साथियों मनुष्य में, यानी देखो बच्चे भी मनुष्य हैं, वयस्क भी मनुष्य हैं, लेकिन जो बच्चों का दंत सूत्र है वह 2102 ऊपर लिखेंगे, 2102 नीचे लिखेंगे। और कृंतक, रदनक जिसका भी हमको निकालना होगा उसका लिखकर हम अच्छे से मतलब निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा मनुष्य में बच्चों की संख्या। और वयस्कों का होगा 21 23 दंत सूत्र 32। घोड़े का होता है 21 43 अपन 21 43, टोटल 44। कुत्ता का 31 42 31 43 42, ठीक इसी प्रकार से है। फिर हम बात करते हैं ग्रसनी की। यह छोटा आकार 12 से 14 सेंटीमीटर का शंकुनुमा भाग होता है जहां भोजन तथा वायुमार्ग एक दूसरे को मिलते हैं। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस भाग का नाम बताइए, वह
वह कौन सा स्थान है जहाँ भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे को मिलते हैं? तो आप बताओगे भैया वह ग्रसनी है। क्या है वह? ग्रसनी है। एकदम क्लियर, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं ग्रासनली की। यह लंबी 22 से लेकर 25 सेंटीमीटर संकरी पेशीय तथा नलिका युक्त संरचना होती है। एकदम क्लियर, ग्रासनली क्रमाकुंचन द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ग्रासनी किसके द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाती है, तो आप बताएंगे क्रमाकुंचन के द्वारा आमाशय में पहुंचाती है भोजन को। एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं आमाशय यानी कि स्टोमच। ठीक है, यह 3 भागों का बना होता है, कार्डियक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय, फंडिक आमाशय। एकदम क्लियर। आमाशय की आंतरिक श्लेष्मा अधिक संख्या में अनुदैर्ध्य वलन भी बनाती है, जो जठरीय वली कहलाती है। साथियों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा फैक्ट और नोट्स है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह मतलब वही आमाशय भोजन के यांत्रिक मंथन तथा रासायनिक पाचन में सहायक होता है। पशुओं का आमाशय जटिल आमाशय होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा कि जो पशुओं का चारा होता है वह जटिल होता है ना। और आमाशय होता है जो 4 कोष्ठों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आमाशय में बंटा होता है। प्रथम तथा द्वितीय आमाशय बहुत से जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ को शरण देते हैं। क्यों देते हैं? जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। इसे सहजीवी पाचन कहते हैं। एकदम क्लियर। चतुर्थ आमाशय सत्य आमाशय होता है, क्योंकि इसमें आमाशयी रस होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, साथियों H से हो गया हाइड्रो, Cl से हो गया क्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन पाया जाता है। एकदम क्लियर। चतुर्थ आमाशय में क्या पाया जाता है? सत्य आमाशय होता है, और क्योंकि इसमें आमाशयी रस होता है, और आमाशयी रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन यानी कि HCl पाया जाता है। एकदम क्लियर। साथियों, हम बात करते हैं छोटी आंत की बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आप बताओगे छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि लगभग 2 फीट से 6 फीट होता है। यह 3 भागों ग्रहणी, मध्यांत्र तथा क्षुद्रांत्र में विभाजित होता है। ग्रहणी पित्त अग्नाशयी वाहिनी को ग्रहण करती है। छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्मा में अंगुली के समान उभार रसांकुर निकले होते हैं। एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। इसके 3 भाग अंधकाल, बृहदांत्र तथा मलाशय होते हैं। साथियों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, मध्यांत, क्षुद्रांत और ग्रहणी। लेकिन यहीं पर बड़ी आंत की देखा जाए तो यहाँ पर क्षुद्रांत है, यहाँ पर बृहदांत्र हो गया, मलाशय और अंधकाल। एकदम क्लियर। कुछ शाकाहारियों जैसे घोड़े तथा खच्चर में अंधकाल बड़ी होती है तथा सेलुलोज के सूक्ष्म जीवी पाचन का केंद्र होती है। एकदम क्लियर। मनुष्य में अंधकाल बहुत छोटी अवशेषी अंग है तथा परिशेषिका कहलाती है। एकदम क्लियर। फिर हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियाँ, जो ये भोजन के पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियाँ लार उत्पन्न करती हैं। लार ग्रंथियाँ लार उत्पन्न करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट, कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ। यह बाह्य कर्ण के नीचे उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों में विषाणु गलसुआ रोग उत्पन्न करता है। अद्योमैक्सिला ग्रंथियाँ, यह जबड़े के कोणों के नीचे उपस्थित होती हैं। अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, यह सबसे छोटी ग्रंथि जो जीवा के नीचे उपस्थित होती हैं तथा मुख गुहा के तल पर खुलती हैं। एकदम क्लियर। ये हमारा कुछ हो गया लार ग्रंथियों के बारे में चर्चा। फिर आइए हम देखते हैं जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ आमाशय की श्लेष्मा में उपस्थित ये 3 प्रकार की होती हैं, कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और फंडिक ग्रंथि। वही जो आमाशय 3 प्रकार से बने होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बताए हैं, देख लीजिए, ये रहा। आमाशय 3 भागों का बना होता है, कार्डियक और पाइलोरिक और फंडिक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं कि जठर ग्रंथियाँ जो हैं आमाशय की श्लेष्मा में उपस्थित होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। ये क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करती हैं, पाइलोरिक भी क्षारीय और फंडिक प्रत्येक ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिकाएं स्रावित करती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर पेप्टिक ज़ाइमोजन कोशिका, ऑक्सीसेंटिक कोशिका और गोबलेट कोशिका और अर्जेंटेफिन कोशिका। ये देख लीजिए, HCl स्रावित करते हैं ऑक्सीसेंटिक कोशिका। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं लीवर यानी कि यकृत की।
यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसमें एक बड़ी दाएं पाली, एक छोटी बाएं पाली तथा 2 छोटी पालियां जिन्हें अनुसंधिका कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि अनुसंधिका किसे कहते हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं। दाएं पाली की ओर पित्ताशय होता है जो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस को संग्रहित करता है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यहाँ से और भी निकाल सकते हैं कि यकृत द्वारा पित्त रस का स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस को संग्रहित करता है। हाँ, एकदम क्लियर। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, परंतु इसमें पित्त लवण तथा पित्त वर्णक बिलिरुबिन पीला होता है तथा बिलिवर्डिन हरा होते हैं। यकृत में हिपैटिक कोशिकाओं के मध्य में भक्षक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कुप्फर कोशिकाएं किसे कहते हैं, जो जीवाणु तथा बाहरी पदार्थों का भक्षण करती हैं। आइए हम देखते हैं यकृत के कार्य। रुधिर स्कंदन में, ग्लाइकोजन के निर्माण में, रुधिर शर्करा के नियमन में, विटामिन ए के संश्लेषण तथा कुछ खनिजों के संग्रहण में सहायक है। कौन? यकृत। फिर हम बात करते हैं पैनक्रीज यानी कि अग्नाशय। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड कौन है तो आप बताओगे अग्नाशय। एकदम क्लियर। इसके अंतःस्रावी भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, पीपी कोशिकाएं। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेरिन हार्मोन स्रावित करती हैं, और पीपी कोशिकाएं जो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती हैं। एकदम क्लियर। पाचन की कार्य की देखते हैं। भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। ठीक है, एकदम क्लियर। देखिए, यदि हमें भोजन का पाचन करना है तो सर्वप्रथम भोजन मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। यह दांतों के द्वारा कुतरा जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, तथा लार के साथ मिश्रित किया जाता है। अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है। एकदम क्लियर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लार ग्रंथियाँ भोजन को गीला करके भोज्य कणों को समूह में लाकर लुगदी बना देती हैं, पीस कर उसको बारीकी करके मतलब लुगदी बना देती हैं। लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकला है कि लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन। एकदम क्लियर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मुख गुहा में पाचन, यानी कि मुख गुहा में स्टार्च पर लारीय एमाइलेज कार्य करता है। यानी कि ये देखिए स्टार्च है और जो है टाइलिन जो है इस पर क्रिया करके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया है। फिर आमाशय में पाचन। भोजन ग्रास नली से होकर आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन को आमाशयी रस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो भोजन को जीवाणु रहित एवं माध्यम को अम्लीय बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। देखिए ये हमारा एरो के ऊपर लिखा है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स का पाचन करके उन्हें प्रोटीओजेज से पेप्सिन फिर इनका पाचन करके पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई पूछे कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है तो आप बताओगे रेनिन। अब आंशिक पचित भोजन काइम कहलाता है। अब भैया देखिए काइम जो है वह छोटी आंत में हमारा पहुंच चुका है, काइम ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी जो कि छोटी आंत का भाग है। ठीक है, छोटी आंत के कौन कौन से भाग थे भैया बता दीजिए। तो ग्रहणी थी, मध्यांतर थे और क्षुद्रांत था। एकदम क्लियर। तो काइम ग्रहणी में पहुंचता है। भोजन में पित्तरस, यानी कि अभी हम बताए थे ना कि यकृत से स्रावित होता है पित्तरस, तो भोजन में पित्तरस मिलता है जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। एकदम क्लियर। फिर ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर कार्य करके उन्हें पेप्टाइड में तोड़ देता है। देखिए यहाँ पर प्रोटीन से और ट्रिप्सिन कार्य करके पॉलीपेप्टाइड्स एवं डाईपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च देखिए एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिए हैं। लाइपेज वसा को वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉलों में परिवर्तित कर देता है। एकदम क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए भोजन इलियम में पहुंचकर आंत रस से मिलता है। माल्टेज और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स का अमीनो अम्लों में पाचन करता है। अब भोजन काइल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? काइल कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण आप लोग देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अनावश्यक भोजन का बहिष्करण। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती, लेकिन जल का अवशोषण जरूर कर सकती है। शेष बचा हुआ ठोस वर्ज्य पदार्थ विष्ठा कहलाता है और मलाशय में पहुँचता है। यह मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मुख गुहा और ग्रास नली में सामान्यतः तथा
कोई अवशोषण नहीं होता है। आमाशय में अल्कोहल, साधारण लवण और अंडे के एल्ब्यूमिन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में सभी प्रकार के पचित भोजन का अवशोषण निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन द्वारा भी होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है। एकदम क्लियर साथियों। तो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र फिनिश होता है। एकदम क्लियर। ये हमारे कुछ अभ्यास हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये। ठीक है साथियों, फिर हमारे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र फिनिश होता है।